अगर लाइन से खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि भाई आप जरा ये वंदे मातरम पूरा गा के सुना दीजिए, 2 लाइन 2 पैराग्राफ, वो लोग उस मिनट तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये है दरअसल वंदे मातरम। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उस पर राजनीति हो रही है। जिनको खुद ही वंदे मातरम पूरा याद नहीं होगा, वो दूसरों को राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांट रहे होंगे। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल के मद्देनजर किया जा रहा है। बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत ये बाबरी मस्जिद के सवाल को खड़ा किया गया है। पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले बंगाल को हिंदू मुसलमान के खाने में पूरी तरीके से बांट दिया जाए। हिंदू मुसलमान करके आप देश को जोड़ नहीं सकते, हिंदू मुसलमान करके आप देश को सिर्फ तोड़ सकते हैं। अगर बिहार मॉडल को अगर बंगाल मॉडल में अपनाया जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के इस मामले में तारीफ करनी चाहिए कि वो चुनाव लड़ने के लिए सारे हथकंडों का इस्तेमाल करती है और उनका काडर भारतीय जनता पार्टी के काडर से बहुत ज्यादा मजबूत है। कोई ऐसा उनका इतना बड़ा नेता नहीं है जो ममता बनर्जी के सामने खड़ा हो सके, या उनका संगठन इतना बड़ा नहीं है कि ममता बनर्जी को चुनौती दे सके। तो पश्चिम बंगाल की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है वो बहुत अलग तरीके की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। बंगाल की राजनीति में पहला बॉल फेंक दिया गया है और ये नो बॉल है, वाइड है या जानबूझकर डाली गई फुल टॉस, यह भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात साफ है, मैच शुरू होने से पहले ही मैदान गर्म हो चुका है। मुर्शिदाबाद में टीएमसी के सस्पेंडेड विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर बीजेपी को बारूद दे दिया, ऐसा कहा जा रहा है। बीजेपी इसको जोर शोर से उठा रही है, हर नेता बोल रहा है। गिरिराज सिंह ने आज ही कह दिया कि कुछ लोग वंदे मातरम में विश्वास नहीं रखते लेकिन बाबरी मस्जिद में विश्वास रखते हैं, और यह भी कहा कि जो भी हुआ है उसके पीछे ममता है और उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह सब हो ही रहा था कि एक और मुस्लिम नेता बोल गया, ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मेमोरियल बनाएंगे। बीजेपी को फिर फुल टॉस मिल गई। इसी बीच आज पीएम मोदी ने वंदे मातरम पर नेहरू, कांग्रेस और उन दलों को घेरा जिनके नाम में कांग्रेस है और कहा कि नेहरू तुष्टीकरण की राजनीति के लिए मुस्लिम लीग और जिन्ना के सामने झुक गए थे और वंदे मातरम को बांट दिया और बंगाल की काफी सराहना भी करते रहे। तो यही सवाल है कि क्या मोदी बंगाल की जो पिच तैयार कर रहे हैं उस पर ममता फंसेंगी? क्या मुस्लिम नेता बयान दे देकर बीजेपी की पिच जानबूझकर तैयार कर रहे हैं? करवाया जा रहा है उनसे, क्योंकि अब मुर्शिदाबाद के हुमायूं कबीर कह चुके हैं ओवैसी साहब के साथ बातचीत हो गई है, उनके साथ गठबंधन करेंगे। तो क्या एआईएमएम और टीएमसी की टकराहट बीजेपी को तीसरी टीम की तरह मैच में वापस ला देगी? सवाल कई है। क्या ममता की घरेलू मैच पिच में बीजेपी बढ़त हासिल कर लेगी? क्या मोदी का चुनावी तंत्र इसको मुद्दा बनाकर एक नैरेटिव बनाएगा और फिर तंत्र अपना काम कर खेल जाएगा पूरा, और बाद में चुनावी विश्लेषक पूरा विश्लेषण इन मुद्दों पर ही करेंगे? आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा और जानेंगे क्या ममता अपने घरेलू मैदान में मोदी की स्विंग और स्पिन खेल पाएंगी। तो चलिए आज हम समझेंगे इसी पूरे मुद्दे को। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर, बंगाल पे नजर, पीएम मोदी की पूरी सांसदों के साथ बैठक करते हैं और आज वंदे मातरम और मुर्शिदाबाद, हैदराबाद सारे मुद्दे होते कहीं हैं लेकिन ठप्पा बंगाल में लगता है। देखिए अंकुर, सबसे पहले तो मुझे यह बड़ा अच्छा लगता है कि वंदे मातरम पे चर्चा हो रही है। लेकिन अगर तमाम राष्ट्रवादी सांसदों को और राष्ट्रवादी नेताओं को अगर लाइन से खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि भाई आप जरा ये वंदे मातरम पूरा गा के सुना दीजिए, 2 लाइन 2 पैराग्राफ, वो लोग कुछ मिनट तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जो तमाम राष्ट्रवादी एंकर हैं उनको सामने भी चुनौती रख देनी चाहिए कि आप इसको सुना दीजिए। दावा है 10 में से 10 तो नहीं, लेकिन 10 में से 9 या 8 फेल कर जाएंगे, 100%। और अगर उसका अर्थ पूछेंगे तब तो 10 में से 10 असफल हो जाएंगे, 0 नंबर मिलेगा सबको। लेकिन देखिए सब राष्ट्रवाद के कितने बड़े समर्थक बन गए हैं। दिलचस्प बात यह है ना कि चलिए मैं भी एक सुनाई देता हूं लोगों को। हाँ बिल्कुल सर। हालांकि मुझे गाना बिल्कुल नहीं आता और मैं गाऊंगा भी नहीं क्योंकि मेरा गला बहुत खराब है, और लेकिन यह कि वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम यानी भारत माता को प्रणाम। सुजलाम, जलाम मतलब जो शुद्ध जल से भरी हुई है। सुफलाम जो फलों से भरी हुई है। मलयज शीतलाम यानी जो केरल की जो मलय की पहाड़ियों से जो हवा आती है, जो शीतल हवा आती है, ऐसी धरती को प्रणाम है। शस्य
श्यामलाम। शस्य माने उपज या खेती, या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं। मतलब जब खेत में लहलहाते होते हैं तब उसमें एक खास तरीके का एक गहरा रंग होता है। तो शस्य श्यामलाम, ऐसी धरती है हमारी। फिर वो क्या कहते हैं आगे, शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी। यामिनी माने रात्रि, पुलकित माने चमकदार, ज्योत्सना माने रोशनी, शुभ्र माने पवित्र। यानी जिसकी रात्रि जो है वह शुभ प्रकाश से सुशोभित है, जगमगा रही है, उसके बारे का शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी। शोभिनी माने शोभना, जो शोभायमान है। द्रुमदल माने पेड़, कुसुमित माने फूल, और फुल्ल माने यानी वो धरती जहां जिसके पेड़ जो हैं वो फूलों से लहला रहे हैं। ये एक अजीब वो किया गया। फिर कहते हैं सुहासिनी सुमधुर भाषिनी, मतलब जो मुस्कुरा रही हैं। सुमधुर माने जो मधुर वाणी वाले हैं, वाणी है। सुखदम वरदम मातरम वंदे मातरम, ये है दरअसल हमारा वंदे मातरम। तो यही जो 2 पैराग्राफ है इसी को अडॉप्ट किया गया था। तो कहने को तो सब वंदे मातरम कह रहे हैं। जरा आपने 10 मित्रों में से कहिएगा कोई वंदे मातरम पूरा गा के सुना दे, गा के नहीं कम से कम ऐसे सुना दे, याद हो तो। और उसका अगर आप सुनेंगे कि इसका अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है, तो 10 में से 10 लोगों को पता नहीं होगा कि सुजलाम का अर्थ क्या है, सुफलाम का अर्थ क्या है, मलिज शीतलाम का अर्थ क्या है, मलय क्या चीज है ना। तो सुभाषिनी सुमधुर भाषिनी, ये और सुखदम वरदम मातरम, ये है दरअसल वंदे मातरम। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस पर राजनीति हो रही है, और जम के राजनीति हो रही है। और जिनको खुद ही वंदे मातरम पूरा याद नहीं होगा वो दूसरों को राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांट रहे होंगे। खैर चलिए, ये तो इत्तेफाकन मैंने इस बात को कहते, लेकिन इसका पूरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि एक बार फिर देश को हिंदू मुसलमान के मसले पर बांटो, और उसके बाद हिंदू वोटरों को अपनी तरफ लाने की कोशिश करो। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल के मद्देनजर किया जा रहा है। यह आश्चर्यजनक है, हैरानी पैदा करता है कि अचानक एक आदमी खड़ा हो जाता है जो अयोध्या से सैकड़ों किलोमीटर दूर, वो कहता है कि मैं यहां बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। 1992 से लेकर अभी तक ध्यान नहीं आ रहा था इन महोदय को। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले वो ये कहते हैं, और उसमें सैकड़ों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उसके अगले दिन बंगाल के अंदर कई जगहों पे आप देखिए कि वहां गीता का पाठ हो रहा है, जिसमें एक तथाकथित जो है वो शास्त्री जी भी पहुंच जाते हैं, और वहां भी दावा किया जाता लाखों लोग इकट्ठा हो गए। तो क्या ये महज इत्तेफाक है? बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत ये बाबरी मस्जिद के सवाल को खड़ा किया गया है, और उसके बाद वहां गीता पाठ हुआ है। और अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इसे वक्तव्य दे रहे हैं, और हुमायूं कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरी ओवैसी से बातचीत हो गई है, और इस बार हम यहाँ जो है चुनाव लड़ेंगे और ममता बनर्जी को हरा देंगे। सोचिए, इसका अर्थ आप समझ रहे हैं? यानी सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सब एक दूसरे से गुत्थम गुत्था है। मकसद सिर्फ इतना सा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले बंगाल को हिंदू मुसलमान के खाने में पूरी तरीके से बांट दिया जाए, नफरत की फसल खड़ी की जाए, और उसके बाद वोट काटे जाए। ये सीधी बहुत सिंपल से राजनीति है, इसमें कोई राजनीति है ही नहीं। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि अयोध्या से सैकड़ों मील दूर एक आदमी अचानक खड़ा हो जाता और वो कहता मैं यहां बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, और वो कहता मैं ओवैसी से बात कर रहा हूं, ममता बनर्जी को हरवाऊंगा। ये बहुत सोची समझी रणनीति है, और ये खतरनाक रणनीति, क्योंकि इस तरीके की रणनीति से जो है वो देश टूटता है, देश बनता कभी नहीं है। देश हमेशा जोड़ने से बनता है, शत्रुओं को अपने साथ लेके चलने से बनता है। हिंदू मुसलमान करके आप देश को जोड़ नहीं सकते, हिंदू मुसलमान करके आप देश को सिर्फ तोड़ सकते हैं। पता नहीं इतिहास कैसे इन लोगों का आकलन करेगा। आज तो सर जो मैंने शुरुआत में कही है बात कि हैदराबाद से को बोला है, मुर्शिदाबाद से बोला है, बीजेपी उसको मुद्दा लगातार बना रही है, तो यहाँ से बोल रहा है, और वंदे मातरम की बात हो रही है। बंगाली अस्मिता पर भी ममता बनर्जी खेलती भी हैं कुल मिलाकर, लेकिन उनका जो वोट बैंक है, जो उनकी घरेलू
माना ही जाता है उनका वोट बैंक है, और हिंदू को लाने के लिए बीजेपी अपना कोशिश करती रहती है। ये इस पे लगातार मुद्दा बनाया जाएगा, बहुत ज्यादा बनाया जाएगा। पिछली बार ठीक ठाक ऊपर एकदम से उड़ गई थी बीजेपी, और इस बार और उड़ान भरने की कोशिश में, और इस बार एक तंत्र भी तैयार किया गया, उस पर पहले भी चर्चा हो चुकी थी, बिहार में भी चुनाव चर्चा हो चुकी है, तो वो तंत्र भी तो काम करेगा। फिर हल्का सा भी मामला खिसका तो तंत्र भी साथ में होगा। तंत्र से लड़ने के लिए ममता अभी भी वही एक हिसाब से चिल्ला रही, ये आप ये कर रहे हैं, आप एसआईआर ऐसे कर रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, चुनाव भी लड़ेंगे आप, तो फिर वो तंत्र के बाद में विश्लेषण इन्हीं मुद्दों पे होगा क्या, अगर कुछ खेर फेर हुआ तो? देखो अंकुर, आप भी जानते हैं, हम भी पत्रकार हैं, तो कुछ हमारे पास कोई सबूत है नहीं, तो हम क्या बोले इस बारे में। लेकिन अगर बिहार मॉडल को अगर बंगाल मॉडल में अपनाया जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, और ममता बनर्जी शायद इस बात को अच्छी तरीके से समझती होंगी। लेकिन बिहार और बंगाल में फर्क यह है कि वहां पे ममता बनर्जी की अपनी सरकार है, और वहां की पॉलिटिक्स बिहार की पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग है। उनका काडर वहां पे भारतीय जनता पार्टी के काडर से बहुत ज्यादा मजबूत है और सरकार में है। वहां कमजोर विकेट पे भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो पूरी कोशिश है, और वहां की आबादी में तकरीबन 27-28% मुस्लिम आबादी है वहां पे। तो वो 27-28% मुस्लिम आबादी के बरक्स हिंदुओं को एकजुट करने की पूरी कोशिश है। ये पूरी कोशिश उसी का हिस्सा है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो सामान्य राजनीति करेंगे, अगर सामान्य तरीके से चुनाव लड़ेंगे, तो ममता बनर्जी को हराना बहुत मुश्किल काम है। आज तो इसलिए यहीं पे थोड़ा आप तो बहुत ज्यादा गहनता से अंदर से जानते हैं बीजेपी को, आपको लगता है केवल ऊपर जैसे जो मैं सवाल कर रहा हूँ ये ऊपर के सवाल हैं, लेकिन बीजेपी तो बहुत नीचे की रणनीति बनाती है ना, क्या क्या बनाया होगा, कहां पर कितने वोटों से हारे, किसको क्या कितने 4 वोट इधर करने हैं, 5 वोट, केवल मिनिमम स्तर पर भी काम करती है। कहीं पर मुर्शिदाबाद में वो लगा दिया ओवैसी से गठबंधन होगा, आग और ऊपर तक जाएगी। टीएमसी के खुद के मंत्री बोल चुके हैं कि ममता बनर्जी का स्टैंड बदल रहा है, तो ये उस समुदाय में भीड़ होगी, कुछ हल्के हल्के वोट काटे जाएंगे। एसआईआर भी हो रहा है, वो भी एक पैंतरा है, वहां पर भी वोट काटे जाएंगे अगर बीजेपी खेल चला पर। तो पूरी रणनीति के हिसाब से पूरे दांव पेच लगा के फिर खेल करने की कोशिश तो की जाएगी ना बीजेपी की तरफ से, केवल नैरेटिव से काम नहीं चलेगा बीजेपी के अनुसार। बिल्कुल कोशिश की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के इस मामले में तारीफ करनी चाहिए कि वो चुनाव लड़ने के लिए सारे हथकंडों का इस्तेमाल करती है। वो अपने कैडर को झोंकती है, बड़े बड़े मंत्रियों को झोंकती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को झोंकती है, और वो महीनों जाके वहां बैठते हैं, और वहां पे जाके वो सारा प्रबंधन देखते हैं। ये सब चीजें हैं। लेकिन बंगाल की दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि वहां पे एक बहुत ही मजबूत नेता ममता बनर्जी पिछले 15 सालों से वहां पे सरकार में है, वो मुख्यमंत्री हैं, और उनका काडर भारतीय जनता पार्टी के काडर से बहुत ज्यादा मजबूत है, और वो उसी तरीके की एग्रेसिव पॉलिटिक्स करती है जैसे कि बीजेपी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करती है। तो मामूली माइक्रो लेवल के प्रबंधन से काम नहीं चलेगा। कोई ऐसा उनका इतना बड़ा नेता नहीं है जो ममता बनर्जी के सामने खड़ा हो सके, या उनका संगठन इतना बड़ा नहीं है कि ममता बनर्जी को चुनौती दे सके। तीसरी बात क्या है कि जो पश्चिम बंगाल की जो सांस्कृतिक चेतना है, वो देश के दूसरे जो उत्तर भारत है वहां की सांस्कृतिक चेतना से बहुत अलग है, और उस सांस्कृतिक चेतना में जो धार्मिक ध्रुवीकरण है उसको कराना इतना आसान नहीं है। वो थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसलिए अभी वहां विधानसभा के चुनाव में कई महीने बाकी हैं, लेकिन उसके काफी पहले से जो तैयारी शुरू हो गई है, ये हुमायूं कबीर जी जो अचानक खड़े हो गए हैं और सीधे ममता बनर्जी को चुनौती देकर उन्होंने दरअसल पूरा खेल ही खोल दिया कि दरअसल उनकी मंशा है क्या, और वो ओवैसी से गठबंधन क्यों करना चाहते हैं। अगर वो ये कहते कि हम ओवैसी से गठबंधन करना चाहते हैं क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, अगर वो ये कहते तो चलिए उनकी बात में थोड़ी सी भी कहीं ना कहीं कोई क्रेडिबिलिटी होती। वो सीधे ये कह रहे हैं ममता बनर्जी को हराना चाहते हैं। तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स को अगर आप पश्चिम बंगाल में नहीं जमने देना चाहते हैं, तो आपकी कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि ममता बनर्जी को हराए, आपकी कोशिश होनी चाहिए बीजेपी को हराए, और खुद बोले कि हम बीजेपी को हरा के अपनी सरकार बनाएंगे। राजनीति में जो भी आदमी चुनाव लड़ता है वो यही कहता है कि मैं अपनी सरकार बनाऊंगा, भले ही 2% वोट मिले या 3% वोट मिले। जैसा कि हमारे सब लोगों ने बिहार के अंदर देखा कि बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले पीके आज कहाँ है। और आपको याद होगा मैं लगातार ये बात कहता जा रहा था कि पीके को लेकर इतना ज्यादा हाइप क्रिएट किया गया है, वैसा है नहीं वहां पे। आपको याद होगा पिछली बार भी जब पश्चिम बंगाल के चुनाव हो रहे थे, उस वक्त भी एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो गई थी वहां पे, और जो इस्लाम के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे वोट मांगने की कोशिश कर रही थी। उसका भी क्या हासिल हुआ सबने देख लिया उस बात को। तो पश्चिम बंगाल की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है
वो बहुत अलग तरीके की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, इसलिए वहां नए तरीके का एक्सपेरिमेंट हो रहा कि जो बाबरी मस्जिद 1992 में गिरा दी गई, उस बाबरी मस्जिद के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अयोध्या में जमीन अलॉट कर दी है, वहां बाबरी मस्जिद बनाने की बात नहीं हो रही, वह पश्चिम बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद बनाने की बात हो रही। तो ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और बाबरी मस्जिद को दोबारा खड़ा करके हिंदुओं को जो है वो एकजुट करने की बात की जा रही है वहां पे। बिल्कुल, तो अब बीजेपी तो अपना पूरी पिच तैयार कर ही रही है। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर हैं, हैदराबाद से उधर बोलते हैं, चर्चा बंगाल में होती है, इधर पीएम मोदी जी है। हालांकि पिछली बार भी रविंद्रनाथ टैगोर बन के तो घूमे थे, लेकिन इस बार अब देखते हैं कि कैसी पिच मजबूत बनाई जाएगी और ममता की घरेलू मैदान में कैसे उनको हराने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो आशुतोष ने कहा कि काडर जहां पर बीजेपी लड़ती है वो ममता का ज्यादा मजबूत है, ये भी एक पीछे वाली चीज है होने वाली है और बंगाली अस्मिता भी एक साथ में जुड़ जाता है। कुल मिलाकर बंगाल में जो भी होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.